हाँ हाँ। कैसे हैं सभी लोग? मैं अच्छा हूँ। मुझसे पहले किसकी क्लास थी? रक्षिता मैम की। उससे पहले? और उससे पहले? सबसे पहले? अच्छा, चारों क्लास लगी है ना आज? लास्ट क्लास एक एक करके? फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री का था, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी, और फिर मेरी क्लास है। अच्छा, ठीक है। 2 हफ्ते में 3 क्लास में शिफ्ट हो जाएगा, विद इन 2 वीक्स। है ना? और तुम लोगों को एक ये कंपटीशन की इन्फॉर्मेशन आई, कुछ होने वाला है? 11 या 13 को कुछ होने वाला है। हाँ, करिए करिए, जो भी करना है मजे करिए। क्लास शायद हो, पता नहीं, मतलब आइडिया नहीं मुझे। होगा कुछ तो क्लास होगा, उसके बाद ये सब होगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं। तो मैं थोड़ी कंपटीशन में जाऊंगा बे। ये क्या, ये कैसा आदमी है यार? ये कह रहा है सर कंपटीशन यहाँ होगा, आप क्यों नहीं चले जाते कंपटीशन में? हाँ, यही होगा। गाने का थीम कुछ भी गाओ तुम, थीम क्या है, बस कुछ मतलब सुनने लायक होना चाहिए। अच्छा, पिछली बार एक लड़का था, वो कुछ मेलेडी वेलेडी तैयार करके लाया था, गिटार उटार से गाना गाया था ना, 10-12 गाने मिला के। है ना? गिटार बजाना आता तो? अगर आता तो गा लेते ऐसा। हाँ, बढ़िया गाया था। हाँ, देखो अभी ये ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें ना चेहरे बच्चे जो है निकल के आते हैं कि हाँ ये इस चीज में माहिर। है ना? जो पढ़ने में खराब होते हैं ज्यादातर, वो निकल के आते हैं कि हाँ इनकी थोड़ी बहुत इज्जत करनी पड़ेगी अब, क्योंकि ये कुछ और भी कर पाते हैं। एक एक करके बोलो, एक एक करके। हाँ। क्या? कैसा भी गाना, मतलब छितर ना पड़े तुम्हें, ऐसे गाने गाना। हाँ, पोइट्री कर सकते हो। है ना? पोइट्री। हाँ, गाना तू गा, तेरे पे सूट भी करेगा। ए चलो बे, आगे। क्या क्या पढ़ा दिया था तुमको, ये बताओ। बस, बहुत बकवास हो गई। अरे एक एक करके बोला करो, एक तो तुम क्या सब्जी मंडी में बैठे होगे? हाँ। हाँ, बता कौन सा नहीं हुआ। हाँ, तो वो अभी पढ़ाई जाएगी। वो भी पढ़ाई जाएगी तुमको। ये ग्राफिकल मीनिंग मैंने समझा दिया था, ये सब हो गया था। है ना? ये कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क दिए थे। एनर्जी पढ़ा दिया गया था, मोमेंटम के क्वेश्चंस करा दिए गए थे ना। चल, मोमेंटम के क्वेश्चंस कुछ कुछ और करते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था तुमको? हाँ, वो कराऊंगा, आगे चल रहा है इसी में कराऊंगा। ये हो गया, ये सबका क्वेश्चन हो गया, ये वाला। चल, ये वाला कर। ये मैंने क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, है ना? किया? कितना आया आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है, समझ आ रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली। ये गिरा कहां से? अच्छा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ मोमेंटम पी। लेकिन हम तो जानते हैं कि रिलेशन क्या है, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 km। यही है भाई। ठीक है, अगर तेरे को पी की वैल्यू यहां पर, के की वैल्यू लिखनी हो तो लिख सकता है P/3। थ्री मतलब के की वैल्यू लिखनी हो तो 3p लिख सकता है, और पी की वैल्यू लिखनी हो तो k/3। तो k/3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 km। सही लिखा हुआ है भाई?
ठीक है, यहां से लिख ले के दैट इज इक्वल टू 18m। बोल भाई सही लिखा हुआ है? ठीक, अगर ऐसा हो गया है तो k की वैल्यू लिख सकते हो तुम हाफ एम वी स्क्वायर से, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18m। क्या m से m कट जाएगा, तो v की वैल्यू आई 36 का रूट, मतलब v इज प्लस माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। यहां जाने बोल भाई कितना आया? हाँ मतलब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%। अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दी गई, कोई भी चीज 300% बढ़ा दी जाए तो क्या लगता है वो कितना हो जाता है? जैसे पी को अगर 300% बढ़ाऊं तो क्या वो 3p हो जाएगा 4p? है ना? जब भी तुम्हें बाय और टू, इसमें देखो अंतर समझना, जब भी बाय लिखा है ना तो इसका मतलब है कि p प्लस 3p इतना बढ़ा दिया गया है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी k प्लस 3k ऐसे कर दिया गया है ना, जितना था उसमें 300% और बढ़ा दिया। और अगर इसकी जगह कभी 2 आ जाए, 300%, तो इसका मतलब है पहले k था और अभी हो गया है, अभी हो गया है 3k, मतलब कितना बढ़ा है? 2k बढ़ा है। बात समझ में आई कि वो 300% अब हो चुका है। ठीक है, तो उस टाइम पर जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 3k आएगी। इस वाले केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4k आएगी। देखिए 4k हो जाएगी ना, बात समझ आई है कि नहीं? चलो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते। टू और बाय का अंतर समझ में आ गया तुमको? टू का मतलब है कि उतना हो जाना चाहिए जितना दिया हुआ है 300%, तो 300% फाइनल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और बाय का मतलब है कि जितना पहले था के उसमें 300% और बढ़ जाना चाहिए, तो के प्लस 300% ऑफ के। 300% ऑफ के का मतलब क्या है? 3k। कुछ लोगों को परसेंट में दिक्कत आती होगी, आती है क्या? जिनको परसेंटेज में दिक्कत आती है बोलेंगे नहीं, बैठे तो है अंदर, है ना? आती है ना? देखिए जब भी परसेंट के साइन आए ना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए जैसा लिखा हुआ है ना, ये जैसा लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये जो साइन है ये क्रिएट ही वहां से हुआ है, बाय 100। इसका मतलब होता है बाय 100। जहां भी परसेंटेज लिखा हो ना उसको बाय 100 से डिवाइड कर लेना। जैसे ही लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%, मतलब काइनेटिक एनर्जी मान ले स्टार्टिंग में k थी, ठीक है, और 300% बढ़ गई। इसका मतलब है 300k इंटू 1/100 ऐसा। ये जो परसेंट का साइन है ना, इसका मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। तो इसको काट ले, कितना हो गया? क्या 3k और बढ़ गई? तो k फाइनल जो हो जाएगा, ये तो इंक्रीज है 3k, तो k फाइनल कितना हो जाएगा? k प्लस 3k। क्या 4k हो गया? बात समझ आई? तो जो भी परसेंटेज दे रखा है, जैसे मान ले 300% कुछ और चीज बढ़ गई है ना, जैसे पोटेंशियल बढ़ गया होगा, मोमेंटम बढ़ गया होगा, तो 300 में मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर जो भी क्वांटिटी है। जैसे यहां पर काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई करा और फिर 1/100 करा, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। मोमेंटम का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। देख काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तेरे पास कितनी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल k, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है दैट इज 4k। क्लियर है? तो अगर तू लिखेगा काइनेटिक एनर्जी तो कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? k इज बेसिकली 2km दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर, यही होता है भाई। तो k की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर बाय 2m, ऐसा हो जाएगा ना, p स्क्वायर बाय 2m। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ऐसी काइनेटिक एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू p जो मोमेंटम है उसका फाइनल वैल्यू का स्क्वायर अपॉन 2m। क्या मास तो चेंज नहीं हुआ? ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड कर ले दोनों को डिवाइड। अगर डिवाइड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा मेरे पास, जैसे मैं लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर 1 डिवाइड बाय 2 लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1/4। देख इधर ये k है और ये 4k, 1/4। और इधर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या है? तो p इनिशियल ऊपर होना चाहिए और p फाइनल नीचे, तो p इनिशियल अपॉन p फाइनल का स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो डबल हो जाना चाहिए ना, मतलब p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल डिवाइड बाय 2, मतलब p फाइनल इज 2 टाइम्स ऑफ p इनिशियल। ऐसा ही हुआ ना? तो परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो इन इट्स मोमेंटम इज 100%। 100% इंक्रीज आ गया है, इंक्रीज पूछा है ना, तो कितना कितना परसेंट का इंक्रीज है? 100%। पहले p था 2p हो गया, तो 100% इंक्रीज हो गया।
पी था 1.5 पी हो जाता, मतलब 50% इंक्रीज हो गया। पी था पी 0.25 हो जाता, मतलब पी इंटू 1.25, तो कितना इंक्रीज हो गया? 25%, है ना। 10% इंक्रीज करना है तो पहले पी था, बाद में हो जाना चाहिए 1.10 पी, मतलब 10% इंक्रीज हो गया। डिक्रीज करना है तो पहले अगर पी था और 10% डिक्रीज हो गया तो बाद में हो जाना चाहिए 0.90 पी। बात समझ आई? ठीक है भाई, आगे चले। लिखा ये, लिखा है इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 3%, क्या लेस देन 5% है? क्या लेस देन 5% है? अब इस टाइम पर जो भी चीज हम पहले यूज कर रहे थे वो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसा जैसा कहां यूज किया जाता था, एरर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यूज करना है। मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 3%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बताया कि जो पी होता है दैट इज बेसिकली अंडर रूट में 2km, यही बताया था मैंने। तो पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2km के बराबर होनी चाहिए, ये बताया था। फिर मैंने बताया था कि जब इसका हम चेंज इन मोमेंटम को हम 5% से कम लेते हैं, या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का चेंज जो है वो 5% से कम लेते हैं, उस मोमेंट पर हम इसको एरर की तरह से लिखते हैं, डेल्टा पी बाई पी इंटू टू। दैट शुड बी इक्वल टू में कोई एरर नहीं होगी, के में एरर होगी, डेल्टा के बाय के प्लस डेल्टा एम बाय एम। ठीक है भाई। अब मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 3%। अब बता, मास तो चेंज नहीं हो रहा, मास चेंज नहीं हो रहा तो ये जीरो, ये जीरो, तो डेल्टा के बाय के शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाय पी। अगर मोमेंटम का इंक्रीज 3% है तो डेल्टा के बाय के इंटू 100 शुड बी इक्वल टू, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लूं तो जाना चाहिए 2 इंटू डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। अभी डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 मतलब पी के चेंज का परसेंटेज है, पी के चेंज का परसेंटेज कितना है? 3%, तो 3 दूनी 6 आ जाना चाहिए, 6% आंसर हो जाएगा। 6% आंसर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, लिख सकता है परसेंटेज डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज। क्या बाय बाय के हिसाब से टू का मतलब है कि ये एक्चुअल में जितना भी दे रखा है टू 300%, तो मतलब है पहले के था तो बाद में 3k हो गया, 3k बढ़ा नहीं, 3k हो गया। टू का मतलब ये है। क्या आगे चलूं मैं? टू पार्टिकल्स ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 7 किलोग्राम हैव सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम कितना है? सेम है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, निकाल पाओगे? निकालो। और मैंने सुना है तुम बाकी टीचर्स के साथ भी हद से बाहर निकल रहे हो। हाँ, आज एक मैम कंप्लेन कर रही थी तुम्हारी, रक्षिता मैम। हाँ, तो रक्षिता मैम कंप्लेन कर रही थी, बोल रही थी बच्चे जो हैं। हाँ, वो मैं निकाल दूंगा, पहले बात सुन लो। हाँ, तो मैम बोल रही थी कि तुम लोग कुछ कुछ बच्चे मतलब बहुत बदमाशी कर रहे हैं। वो उसको लगता है कि मजाक चल रहा है सब कुछ। तो प्रॉब्लम ये है कि एक्शन ले नहीं पाएंगे ना तो भगा देंगे यहाँ से तेरे को, अगर एक्शन लेने पाए तो। वो टीचर जब तक एक्शन ले रहे हैं वो नहीं ले रहे हैं, तो एक बार कंप्लेंट तुम्हारे फादर को करी जाएगी, बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि ठीक है घर ले जाओ उसको, बस हो गया खत्म। फिर किससे करेगा मजाक? और टीचर से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों, कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस बोला जाएगा कि हाँ इस टीचर को पसंद नहीं है, और कारण भी नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज द रीजन, खत्म। अब तुम उनसे क्या क्या चीजें पूछ रहे हो? ये पूछने की चीजें होती हैं कि तो आप तो इतना पैसा कमाते हो, रैपिडो से क्यों जाते हो? कौन पूछ रहा है? इसी बैच का कोई बच्चा पूछ रहा है? किसकी हरकत है ये? तो किसी ने तो पूछा है। और पूछ रहे हैं कि सर मैम कितना पैसा कमाती हो आप, आपका सैलरी पैकेज क्या है? किसी ने पूछा होगा जो बैठा हुआ यहीं पे कहीं ना कहीं, क्लास में नहीं पूछा होगा, बाहर पूछा होगा। नहीं, बेबुनियाद तो नहीं है, मैम को बाकी रूम्स के लिए नहीं बोला, इसी के लिए बोला है। कहीं मतलब कोई ना कोई तो होगा, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन कोई तो होगा जो ये सब पूछ रहा है। और तुम मतलब
है ना। मतलब एक्चुअल में क्या, एक तो टीचर्स की पर्सनल लाइफ वैसे भी डिस्कस होती नहीं ज्यादातर, क्योंकि वो बहुत जल्दी पब्लिक हो जाती, नहीं तो पर्सनल लाइफ बचती नहीं। ठीक है, तो तुम ऐसे जाके बोलोगे आप रैपिडो, सबको पता चल गया कि हाँ रैपिडो जाती है मैडम। अब अगले दिन लड़के देख रहे होंगे कि रैपिडो कहाँ घूम रही है। समझ रहे हो ना। इफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 7 किलोग्राम हैव सेम मोमेंटम, मतलब तुम देखो बच्चे हो तो तुम्हें ये पता नहीं चल पाता कब लाइन क्रॉस हो गई, तो लाइन से नीचे ही रहना। वो जिस दिन क्रॉस होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम ये आएगी कि एक तो पहले जैसी क्लासेस नहीं रहेंगी, जैसा अभी चल रहा है माहौल, है ना, ऐसी माहौल, मतलब इससे जितनी मजाक चल रहा है उसे थोड़ा सा नीचे करोगे ना तो ये चलता रहेगा। इससे थोड़ा और ऊपर जाओगे ना अगर मजाक के लेवल पे, तो ये सब बंद हो जाएगा, और फिर वही बोरिंग क्लासेस करते रहना तुम, पूरे साल रहना तुमको। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना, मतलब किसी को कुछ भी बुरा लग सकता है। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 7 किलोग्राम हैव सेम मोमेंटम, अगर मोमेंटम सेम है तो 4 किलोग्राम वाले का भी मोमेंटम सेम और ये 7 वाले का मोमेंटम सेम, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखना है। तो P1 अपॉन P2 अगर मैं लिखूंगा दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट में 2km अपॉन अंडर रूट 2km, ऐसा कुछ। क्या ये दोनों बराबर दे रखे हैं और मास अलग है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो ऐसे लिखा जाएगा K1 M1 अपॉन K2 M2 शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, किसका रेशियो पूछा जा रहा है तुमसे, काइनेटिक एनर्जी का। K1 अपॉन K2 शुड बी इक्वल टू M2 बाय M1, कितना हो जाएगा 7:4। ठीक है भाई, 7:4। आगे चलें। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 125%। 125% का मतलब क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी पहले K थी, उसके बाद कितनी हो जाएगी, मैं पूछूंगा, रुको पूछने दो किसी से। हाँ भाई पूछो, लड़कों से पूछा जाए लड़कियों से, फिर ठीक है। हाँ, अब मैं तो लड़कियों से पूछने वाला था, तो तू क्यों जवाब दे रहा है। इससे पूछूं। हाँ भाई तुम बताओ तो, कॉर्नर में जो बैठी, हाँ। अगर 125% कोई भी चीज़ इंक्रीज करी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान ले काइनेटिक एनर्जी पहले K थी, तो फाइनली कितनी हो जाएगी, 125% इंक्रीज करिए। टू पॉइंट 2.25 ऑफ K, 2.25 या 2.25 K। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पहले थी K अगर मान लो, तो अभी 1.25 K और बढ़ गई है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बाय लिखा हुआ है। अगर 2 लिखा होता तो इसका आंसर 1.25 K होता। कितना होता, 1.25 के ओवरऑल वो 125% हो गई है। ठीक है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम, लिख पाओगे क्या, परसेंटेज चेंज। ठीक है, कैसे लिखोगे भाई, क्या मैं P इनिशियल अपॉन P फाइनल लिखूं, क्या उसको लिखा जाना चाहिए अंडर रूट में 2K इनिशियल इंटू M अपॉन 2K फाइनल इंटू M, ऐसे लिखा जाना चाहिए। क्या मास का कोई चेंज नहीं है, मास को मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी K इनिशियल K फाइनल, तो कितना हो गया, क्या K यहां पर K लिखा जाएगा और यहां पर 2.25 K लिखा जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो K और K कैंसिल हो जाएंगे, क्या क्या इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 100/225, मतलब 10/15। सही लिखा है क्या, 10/15 सही लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो P इनिशियल शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ P फाइनल, है ना। कौन सा मोमेंटम बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है, बढ़ा है ना, मोमेंटम बढ़ा है ना। देख P फाइनल के लिए 3/2 ऑफ P इनिशियल है, मतलब 1.5 ऑफ P इनिशियल, कितना बढ़ा है, 50% बढ़ गया है क्या, 50% बढ़ गया। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये तो पूछ रहे हैं कितना बढ़ गया। अब ये 50% अगर किसी को नहीं आता समझ,
तो ऐसे लिख लो, पी फाइनल की वैल्यू आई 1.5 पी इनिशियल, देखो इसको तो लिख सकते हो 3/2 आ जाएगा। फिर चेंज लिखो, डेल्टा पी अपॉन पी 1 इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल इंटू 100, ऐसे लिखो। डेल्टा पी कितना आया, डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, क्या 0.5 पी इनिशियल आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय पी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया, क्या 50% आ गया। वैसे तो यहीं से देख के समझ में आना चाहिए, है ना। आगे चले, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क। हाँ, अच्छा काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बताओ तो कैसा आएगा, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। क्या काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, एम तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं वाई एक्सिस पे लिखूं और वी को अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिखूं तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा आता है। ये क्लियर है, याद है सबको, कराया था मैंने। चलो लिखो नया टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। वन 1.25 के होता है ना, मतलब उतने तक, तो 1.25 के हो जाएगा, है ना। बाय मतलब उस उतने और ऐड करना है, मतलब 0.25 होता है ना। हाँ भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब है, ये थ्योरम ये बताएगी कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे में कन्वर्ट करे जा सकते हैं, है कि नहीं। अभी तक हमने वर्क इंडिविजुअली पढ़ा, या काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो पढ़ी वो इंडिविजुअली पढ़ी, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब है कि वर्क और एनर्जी जो है वो एक्चुअल में एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करोगे तो उसका एनर्जी जो है वो चेंज होगा, ठीक है। अब कितना चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, तो एक्चुअल में अगर किसी बॉडी के ऊपर वर्क करा जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है। कितना चेंज हो जाता है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं उन सबका अगर वर्क डन मिला दिया जाए, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बात समझ में आई, मतलब ये कहना चाहता है कि वर्क एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, वर्क डन by all the forces on a body is equal to the change in kinetic energy of the body. देख मान ले ये फोन यहां पर रखा हुआ है ऐसा ना, टेबल पे रखा है, ये बैग रखा हुआ है, तो क्या कोई भी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताओ। लग रहा है, कौन नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है। कुछ कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्या mg लग रहा है, क्या n लग रहा है, उसके अलावा मतलब एक्सटर्नल फोर्स में तो यही दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा दे तो इंटरनल फोर्सेस तो बहुत सारे, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में फोर्स होगा, है ना। बहुत सारे मासेस इसके अंदर पेन रखे हुए हैं, उन सारे पेन्स के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। उसके अलावा पेन, दो पेन्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। उसके अलावा उन दोनों के बीच में नॉर्मल लग रहा होगा, ये सब चल रहा होगा। इस बॉडी का इंटरनल फोर्सेस बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन देखो तुम कि वो इंटरनल फोर्सेस और सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को मिलाकर वर्क डन जो आ रहा है वो कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। क्योंकि अगर इसका नेट वर्क डन कुछ भी आता तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पक्के से आता कोई ना कोई वैल्यू। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, अब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई क्या, हुई क्या,
अब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, मतलब इसका कोई ना कोई फोर्स होगा जिसने वर्क डन किया। ठीक है, कौन सा फोर्स होगा वो तो मैं नहीं पता, पढ़ाया गया अभी क्योंकि ये रोटेशन है ना। तो ये टॉर्क ने कोई वर्क डन किया, किसने वर्क डन किया? टॉर्क ने। ये जो घूमा है यहाँ से, तो ये टॉर्क का एक वर्क डन है। जो टॉर्क का वर्क डन क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि अगर कोई भी फोर्स जो है वो वर्क डन करेगा तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज तभी ना आए जब फोर्सेस प्रेजेंट ना हो। ठीक है, फोर्सेस हैं लेकिन वो वर्क डन नहीं कर रहे हैं, फोर्सेस हैं लेकिन वो वर्क डन नहीं कर रहे हैं, तब भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो ही आएगा। आएगा कि नहीं? मतलब फोर्सेस का होने से काम नहीं चलता, फोर्सेस जो है वो वर्क डन भी करने चाहिए, तब जाके काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, ये पहले नहीं चल रही थी, अब मैंने इसको घुमाया, ये चलने लगी, तो अभी इसमें क्या हुआ होगा? जो भी फोर्स आया उस फोर्स की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, और वो जो फोर्स था उस फोर्स ने एक वर्क डन किया। अब यहां पर जैसे मैंने इसको इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे ही रखा, इंक्लाइन किया थोड़ा सा तो ये नीचे गिरने लगा, तो किसने वर्क डन किया? एमजी के कंपोनेंट ने। किसने? कंपोनेंट, एमजी के कंपोनेंट ने। एमजी साइन थीटा जो था उसने वर्क डन किया और उसने उसको नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ इसने कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जैसे एमजी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा तो एक वर्क डन की वैल्यू आई, और उस वर्क डन की वैल्यू जो थी, जितना वर्क डन आया है उसकी वजह से, ठीक है, उतना ही काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी आएगा। मतलब जितना वर्क डन एमजी साइन थीटा ने किया होगा उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उतना ही वेलोसिटी इसका बढ़ेगा। बात समझ में आई? उतना ही मोमेंटम इसका चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है, अच्छा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब ये बोला जाता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको प्रूफ भी करा सकता हूं मैं, तुम बोलोगे तो करा दूंगा। कराऊं? याद करने दे। ये लिख लिया तुमने? हाँ, अच्छा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या क्या होता है? पहले वर्क वर्क कौन कौन सा वर्क डन हो सकता है, किस किस फोर्सेस की वजह से हो सकता है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है। दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई? नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव क्या है वो आगे पढ़ेंगे अभी हम, है ना, वो आने वाला है। डब्ल्यू सी का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स, डब्ल्यू एन सी का मतलब है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डब्ल्यू आई एन का मतलब है इंटरनल फोर्स, और डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन। अच्छा, इसको इंटरन एक सिस्टम के लिए भी लगा सकते हो और एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए लगा सकते हो, लेकिन वर्क डन जो होगा एक इंडिविजुअल बॉडी पर भी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एक सिस्टम पर भी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे चले। अच्छा देखिए, इसका प्रूफ बताता हूं। मान ले कि ये बॉडी है मेरे पास, वो यू वेलोसिटीज चल रही थी, उस पर मैंने कोई फोर्स लगाया एफ, उस फोर्स के लगाने की वजह से इसका मास था एम मान ले, उस फोर्स के लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, ये यहां पहुंच गई और इसकी वेलोसिटी वी हो गई। कितनी हो गई? वी। मान ले ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक, क्या तुम इसके लिए एक इक्वेशन लिख सकते हो? वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, ए की वैल्यू तुम्हें कैसे निकालोगे? क्या मास एम है, फोर्स एफ है, तो एफ शुड बी इक्वल टू एम इन टू ए, तो ए की वैल्यू लिखी जाएगी एफ बाय एम, लिखी जा सकती है भाई। इस वैल्यू को यहां उठा के रख, तो आएगा वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एफ बाय एम इन टू एस, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आता हूं, इसको लिखता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम दैट इज इक्वल टू 2 एफ एस, लिख सकता हूं। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म लिखाया क्या मैंने तुमको कभी? दिखाया कभी वेक्टर फॉर्म? इसका नहीं लिखाया? हम्म,
देख ऐसा होता है, उसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखोगे तो ऐसा लिखा जाता है v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन इसका v कैप दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू यू कैप प्लस 2 a डॉट s। लिख वेक्टर फॉर्म देखा है इसका कभी? हाँ, तो ये देख लो आज, मतलब वैसे काम नहीं आता कहीं, लेकिन ऐसा होता है इसका वेक्टर फॉर्म, है ना। वो पता नहीं क्यों मैंने ये लिखा दिया, पर ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है, ये एक्चुअल में इसका एक मतलब है। तो जो a डॉट एस लिखा हुआ है ना वहां पर, तुम कहोगे कि ये 2fs, ये एक्चुअल में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो f डॉट एस वेक्टर होता, वो वर्कडन होता ना, वर्कडन होता। इसका 2 नीचे ले आता हूं तो हो जाएगा, देख ऐसा 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू f डॉट एस, ऐसे होता ना, जिसको वर्कडन लिख सकता हूं, है ना। और वर्क डन किसकी वजह से? जितने फोर्सेस लग रहे हो उसकी वजह से। यहां पर ये जो फोर्स है एफ, क्या ये एक फोर्स है या फिर हो सकता है बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, उनका नेट फोर्स है? नेट फोर्स, नेट फोर्स है कि नहीं? तो इसको लिखा जा सकता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है भाई, वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। तो ये देखिए क्या है, क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है? इनिशियल वेलोसिटी u थी तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी v थी तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। देखिए ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? अच्छा, इसको मैं वेरिएबल फोर्स से भी करा सकता हूँ। क्या फोर्स कांस्टेंट लिया इसमें मैंने, वेरिएबल फोर्स आ जाए तो, वेरिएबल फोर्स आ जाए तो कर सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, उससे भी कराता हूँ, प्रूफ है, पहले इसको लिख। ये मिटा दूं इधर वाला, अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या वर्कडन लिखा जाता है एफ डॉट डी एक्स, ऐसे लिखा जाता है कि नहीं, है ना। अच्छा देख, फोर्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो फोर्स को मैं एम इंटू ए लिख सकता हूं, एन टू डी एक्स, बोल भाई, एम इंटू डे इंटू डी एक्स। और ए को अगर तुम चाहो तो क्या ऐसे लिख सकते हो, वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हो क्या, है ना। और इंटू डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, क्या डी एक्स से डी एक्स कट गया? ठीक, तो W शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी, ऐसा हो गया। अगर मान लिया वेलोसिटी v u से और v हो गई किसी पार्टिकल की, कितनी हो गई, वर्क डन करने पर उसकी वेलोसिटी u से v हो गई, ठीक। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लिखा जाएगा, देख m बाहर आ गया, इसको लिखा जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और u से v लिखा जाएगा कि नहीं, लिख ले, एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या फिर से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर भाई, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब बात यह है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगा वर्क डन। अच्छा, इसी से एक वो निकलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो इसी इक्वेशन से निकलता है बाद में, ये हरदम ट्रू है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हरदम ट्रू नहीं है, बट दिस इज ऑलवेज ट्रू। बात समझ आई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आते ही वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं लगेगा फिर, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए तभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। अब नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं वो बताऊंगा आगे, लेकिन ये समझ आया तुमको? हाँ, चल आगे चल। जैसे एक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल ऑफ 2 किलोग्राम
चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस। निकाल पाओगे, है ना? निकाल पाओगे कि नहीं? देखो भाई, वर्क डन कैसे लिखोगे? वर्क डन इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी ये है और उससे वो हो जाती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। क्या हमें एम की वैल्यू दे रखी है 2 kg, तो 2/2 ये कट गया, 1 आया। तो वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी, चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, जो फाइनल वो है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लिखा जाना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? क्या 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना हो जाएगा? 30, 36, 40 हो जाएगा ना? अंडर रूट 40 आया ना, ये उसका स्क्वायर करेंगे तो 40 आएगा, 40 आएगा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या नेगेटिव आया, माइनस के 15 नेगेटिव आया। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तुम एक चीज का ध्यान रखो कि वर्क डन बाय नेगेटिव फोर्सेस ऑलवेज डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय पॉजिटिव फोर्सेस, मतलब पॉजिटिव वर्क डन ऑलवेज इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई? पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देख बताता हूं। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है? अब इसमें फोर्स तूने इस तरफ लगाया और बॉडी चली भी इस तरफ ही, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ, अगर डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर तूने फोर्स इसी तरफ लगाया, बॉडी चली भी इसी तरफ, तो वर्क डन कैसा? पॉजिटिव। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है तो वर्क डन जो है वो कैसा हो? पॉजिटिव हो। और वर्क डन जब नेगेटिव हो तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। वो सोच भी सकते हो, देखो उससे। देख ऐसे, तुझे पता है कि वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसी के बराबर है। अगर के फाइनल ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू के इनिशियल, तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? तो मतलब जब के फाइनल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू के इनिशियल तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है वर्क डन बाय पॉजिटिव, मतलब वर्क, इफ वर्क इज पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर, है ना? और अगर ऐसा हो जाए कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल छोटा हो जाए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बड़ी हो जाए वैल्यू, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल ओवरऑल नेगेटिव आएगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो इट मींस नेगेटिव वर्क डन डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, तभी काइनेटिक एनर्जी फाइनल छोटा हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बड़ा होगा, है कि नहीं? तो इसको ऐसे मैथमेटिक्स से समझ सकते हो। आगे चलें, आगे चलें भाई। देख, velocity of a particle of mass 3 kilogram depends on the position x as this, v is equal to x to the power 1/2. Find total work done on particle from x is equal to 0 to 2. सोचो क्या होना चाहिए? क्या वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन एक्स? तो एक्स की वैल्यू रख दे, डायरेक्टली वेलोसिटी आ जाएगा। आ गया ना? इनिशियल एक्स की वैल्यू रख देगा 0 तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। और फाइनली एक्स की वैल्यू रख देगा 2 तो √2, वेलोसिटी 1.4, है कि नहीं? तो तेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ना, इनिशियल और फाइनली। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एम दे रखा है तेरे को, लिख, वर्क डन आ जाएगा। कितना आया? पॉजिटिव नेगेटिव? देख के फाइनल बड़ा है,
के फाइनल बड़ा है ना, वेलोसिटी फाइनली बाद में जब 2 मीटर हो जाएगा एक्स का वैल्यू, तब जाके वेलोसिटी 1.4 आएगी। इनिशियली वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पुट करेगा। अगर एक्स की, अच्छा कुछ बच्चे यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, देख इसको dx बाई dt लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, फिर इसके x को इधर लेके आएंगे, dt को उधर लेके जाएंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर फोर्स से, अच्छा फिर उसको फोर्स से फिर नहीं, हाँ dx बाई dt हो गया, ठीक है, मतलब टाइम और एक्स में रिलेशन आ गया। फिर वहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, फिर एफ डॉट एक्स करके वर्क डन निकालेंगे, है ना। तो ये सब कुछ करोगे तो चेंज आएगा, अंतर मतलब डिफरेंट आएगा क्वेश्चन का आंसर जो है, आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये डिफाइंड नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। ये डिफाइंड नहीं ना फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल। तुम जो वैल्यू निकालोगे उसकी वैल्यू जो आएगी एक्सेलरेशन की, जो भी वैल्यू आएगी, इट विल डिपेंड ऑन एक्स, वो एक्स पर डिपेंड करेगी, तो वेरिएबल हो गया। हाँ कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल आएगा, तभी तो कह रहा हूं एक्स पर डिपेंड करेगा, वेरिएबल आएगा, ठीक है, ये तो वेरिएबल है, तो उस टाइम पर वेरिएबल आएगा फोर्स, है ना। और अब तुम जो फॉर्मूला लिखोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्मूला है दैट इज ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेट ही करना पड़ता है हमको, तो वो सारे प्रोसेस से बचने से अच्छा है कि तुम डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन, वो क्या लगाओ इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। क्या लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियली लिख लो, उसको लिखा जाएगा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। लेकिन वी इनिशियल की वैल्यू कैसे लिखोगे, वी इनिशियल विल बी एक्स की पावर 1/2 और एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 की पावर 1/2 मतलब 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना आ गया, 0, ठीक है। ऐसी काइनेटिक एनर्जी फाइनली लिखा लोगे तो लिखा जाएगा 1/2 एम वी फाइनल का स्क्वायर। अब वी फाइनल लिखोगे तो वी फाइनल शुड बी इक्वल टू अंडर रूट में एक्स की वैल्यू कितना 2, तो वी फाइनल शुड बी अंडर रूट 2, उसकी वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो आ जाएगा 1/2 एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर मतलब 2, क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आया दैट शुड बी इक्वल टू एम के बराबर, और एम की वैल्यू कितनी है 3 जूल्स, ठीक है। तो वर्क डन कितना आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी W फाइनल मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3 जूल्स। क्लियर है, आगे चलें। The kinetic energy acquired by a mass in traveling a distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to, बताओ। हाँ, kinetic energy acquired by a mass m in traveling a distance d is starting from rest under the action of a constant force k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तुम्हें क्या लगता है m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही लगता है क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तुम देखना क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। जो v है, v तो हमें गिवन ही नहीं है, तो v को m d और फोर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो जो इसने दे रखा है उसके हिसाब से पुट करता हूं, तब देखना m की पावर 0 ही आएगा आंसर, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि तुमने फॉर्मूला याद कर रखा है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं होगा। वेलोसिटी इसने गिवन नहीं है यहाँ पर, तो वेलोसिटी को ये जो भी वैल्यूज दे रखी है, एम दे रखा है, डी दे रखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट दे रखा है, ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स दे रखा है। कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू नहीं दी है लेकिन ये बता रखा है कांस्टेंट फोर्स है, तो एफ मान लो, ठीक है। उन सबके फॉर्म में लेके आओ इसको, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आएगा फिर एम के साथ। देख काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ एम, एम तो मैंने ऐसे लिख लिया, मास तो एम ही है बॉडी का, ठीक है। अब वी स्क्वायर लिखना है, तो वी स्क्वायर कैसे लिखें भाई, मुझे पता है कि कोई बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, u इक्वल टू 0 से, है ना, और किसी एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, एफ फोर्स के इन्फ्लुएंस मान लिया मैंने, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू में मान सकता हूं, एफ मान लिया मैंने, है ना, वो कांस्टेंट फोर्स है। ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस डी डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसने, और उसने एक वेलोसिटी एक्वायर करी है, लेट्स सपोज v, वो v ये है, ठीक। तो यहां से ये मास m था, तो एस्केलेरेशन निकल जाएगा, कितना आएगा, एस्केलेरेशन कैन बी रिटन एज f बाय m, है कि नहीं। और यहां से ये डिस्टेंस है d, तो v की वैल्यू निकाली जा सकती है, v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2AD, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। क्या U की वैल्यू 0, क्या V स्क्वायर की वैल्यू आ जानी चाहिए 2 इंटू ए विच इज F/m इंटू डी। क्या V स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पुट करनी चाहिए मुझे, करता हूं 1/2m इंटू वी स्क्वायर विच इज 2F/m इंटू डी। क्या m से m कट गया और 2 से 2 कट गया। क्या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू डी आया। क्या फोर्स कांस्टेंट है और d डिस्टेंस भी पता है हमको क्या है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। बात समझ आई, उस फोर्स और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो तुम्हें पता भी है यार, वर्क डन के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करना चाहिए, मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, बात समझ आई। आंसर आएगा बी। क्या आंसर आएगा, सबको समझ आई ये बात। जब भी क्वेश्चन करना है उसमें देखना है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन आए ना, इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। उसमें करना क्या, तुम्हें ये देखना है कि जो लिखा हुआ है उन सबके फॉर्म में लेके आओ। वी नहीं दिया हुआ है तो वी के फॉर्म में लेके आओ इक्वेशन को, फिर लास्ट में जाके तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी मिल जाएगी अपने आप। क्लियर हुई बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना है, पीवाई की व्यवस्था एक पूछा गया एक बार। तो वर्क डन तो नेगेटिव ही आएगा, काइनेटिक एनर्जी घट रही है ना, फोर्स पीछे लग रहा होगा उस टाइम पर। सोच, और डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क डन नेगेटिव, उसको रोकने वाला कोई फोर्स तो होगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो फोर्स पीछे लग रहा होगा, फ्रिक्शन है उसकी वेलोसिटी कम कर रहा होगा, या कोई पीछे और भी कोई फोर्स लग रहा हो जो उसकी वेलोसिटी कम कर रहा हो, है ना। तो वर्क डन देख नेगेटिव ही आएगा, माइनस फोर्स पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, वर्क डन नेगेटिव आया, तभी काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है। आगे चलें भाई, चलो ये क्वेश्चन है, द पोजीशन x of a particle moving along x axis at time t is given by this equation where x is in meter and t in seconds. Find the work done by the force in first 4 सेकंड। कर पाओगे क्या ये क्वेश्चन। क्या ये तुम्हें x और t के बीच में रिलेशन दे रखा है ना। तो तुम यहां से क्या करोगे, क्या v निकाल सकते हो, क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देख दे रखा है फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड कैसे निकालोगे बताओ। dx बाई dt कर लोगे इसका, क्या वेलोसिटी आ जाएगा, क्या टाइम के फॉर्म में आएगा क्या। हाँ, टाइम के फॉर्म में आएगा। देख इसको ऐसे लिख, ये हो गया अंडर रूट में x दैट इज इक्वल टू t माइनस 2, ठीक है। फिर स्क्वायर कर, x कैन बी रिटन एज, x कैन बी रिटन एज, ये कितना हो जाएगा, क्या टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, कुछ ऐसा होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर, dx बाई dt क्या आएगा, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2t माइनस 4, 2t माइनस 4। अब t की वैल्यू पुट कर, क्या फर्स्ट 4 सेकंड की बात कर रहा है, मतलब पहला इनिशियली जब बात करूंगा तो पुट वेलोसिटी उस टाइम पर टाइम की वैल्यू 0 होनी चाहिए इनिशियली, t इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 इंटू 0 और माइनस 4, कितना आया, v इनिशियल कितना आ गया, क्या माइनस 4 आया, कितना आया। और जब v फाइनल की बात करूंगा आफ्टर 4 सेकंड्स, फर्स्ट 4 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो t की वैल्यू 4 पुट करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 कितना आया, वेलोसिटी फाइनल पॉजिटिव 4। तो वेलोसिटी इनिशियल नेगेटिव 4 था और वेलोसिटी फाइनल पॉजिटिव 4 आया, आया कि नहीं। मुझे क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ m v स्क्वायर, क्या v की वैल्यू 4 माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी प्लस 4 का स्क्वायर और 1/2m माइनस 4 का स्क्वायर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना आ गया, 0, कितना आ गया। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे चले, लिख लिया ना तुमने, ये लिख लो।
क्लियर है भाई, समझ आ रहा है? चलें आगे। देख ये भी सेम तरह क्वेश्चन है, dx बाई डी टी करना है इसमें भी, है ना, होमवर्क है तुम्हारे लिए। ये वाला क्वेश्चन देख, एक राइफल बुलेट है, लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक। एक प्लैंक से पास करने पर इसकी 1/20 ऑफ वेलोसिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है ना, तो कितनी बची होगी? v माइनस वी बाई 20, पहले v थी, उसमें से v बाई 20 लॉस हो गई, तो बची कितनी? v माइनस वी बाई 20, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस वी बाई 20 मतलब 19v बाई 20, और इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है। Assuming that the plank exerts a constant retarding force, the least number of such planks required just to stop the bullet। ये क्वेश्चन मैंने क्या तुम्हें उसमें भी कराया था जब काइनेमेटिक्स कराया था। काइनेमेटिक्स से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और वर्क पर एनर्जी भी कर सकते हो, ठीक है। वहां पे बताया भी था कि वर्क पर एनर्जी से भी इस क्वेश्चन को करा जा सकता है, ठीक। करो वर्क पर एनर्जी से करो। देख वर्क डन इसने बोल रखा है कांस्टेंट है, हाँ इससे इजीली हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है तुमको। अच्छा वर्क डन तो सिर्फ एक ही फोर्स कर रहा होगा और कोई भी कर रहा है, सिर्फ रिटार्डिंग फोर्स ही वर्क डन कर रहा है, बाकी कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम कहोगे एमजी क्यों नहीं फोर्स, एमजी कोई वर्क डन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए प्लैंक है ना, प्लैंक के अंदर ऐसे जो है ये बुलेट एंटर करी, ठीक। अब देख बुलेट जब एंटर करी तो इसका एमजी नीचे लग रहा है, लेकिन एन उतना ही ऊपर लग रहा है, तो दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं, उनका वर्क डन भी बैलेंस हो जा रहा है। वर्क डन तो जोर होगा 90, वैसे भी जीरो हो जा रहा है। देख एमजी का वर्क डन जीरो, एन का वर्क डन भी जीरो, पार्टिकल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली और ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क डन बाय एमजी इज जीरो और वर्क डन बाय एन इज ऑल्सो जीरो। तो वर्क डन बचा किसका? रिटार्डिंग फोर्स। ये जब इस प्लैंक से होकर गुजर रहा है ना, तो एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, इस प्लैंक और बुलेट के बीच में, जिसे रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग फोर्स। उसी की वजह से वर्क डन आ रहा है। वर्क डन नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस मतलब वर्क डन शुड बी नेगेटिव। वर्क डन आएगा कितना? देख एक प्लैंक से गुजरने पर इसकी वेलोसिटी के साथ क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी इतनी चेंज हो गई, कितनी? जो वेलोसिटी लिखी हुई है, तो मैं लिखता हूं देख वर्क डन बाय वन, जो भी उससे गुजरा है, लेट्स सपोज ये डी डिस्टेंस है, हाँ ठीक है। तो वर्क डन बाय जब रिटार्डिंग फोर्स लिखोगे तो कितना लिखोगे? वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो वर्क डन लिखा जाएगा 1/2। बुलेट का मास कुछ है क्या? कुछ भी नहीं दे रखा हमको, कोई दिक्कत नहीं, हाफ एम, मैंने एम मान लिया बुलेट का मास, ठीक। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी आई? क्या 19v बाई 20 इसका स्क्वायर, और माइनस वी स्क्वायर, स्टार्टिंग वेलोसिटी वी मानी तो, ठीक। क्या ये है वर्क डन? क्या वर्क डन एक प्लैंक की वजह से? क्या ये वर्क डन एक प्लैंक की वजह से है ना? वर्क डन एक प्लैंक की वजह से आ गया। अब देख वर्क डन बाय वन प्लैंक है ओनली, वर्क डन बाय वन प्लैंक मतलब एक वन प्लैंक का जो रिटार्डिंग फोर्स है वो उतना वर्क डन कर रहा है। अब देख अगर मान ले यहां पर बहुत सारे प्लैंक्स रखे होते तो क्या फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाती, क्योंकि रुक जाता, और इनिशियल वेलोसिटी वी थी, तो उसके लिए वर्क डन जब लिखूंगा ऑल द प्लैंक्स, क्या लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, सॉरी मतलब जीरो माइनस वी स्क्वायर, तो फाइनली जीरो हो जाएगी, और इनिशियली वी थी। क्या यहां पर ये वर्क डन बाय ऑल द प्लैंक्स कितना आया? हाफ एम वी स्क्वायर, वो भी माइनस के, तो ये वर्क डन बाय ऑल प्लैंक्स आया और ये वर्क डन बाय वन प्लैंक आया। डिवाइड कर दो तो तुम्हें नहीं लगता नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएंगे, है ना? डिवाइड कर दे, लिख नंबर ऑफ प्लैंक दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल प्लैंक्स अपॉन वर्क डन बाय वन प्लैंक। तो वर्क डन बाय ऑल प्लैंक्स है हाफ एम वी स्क्वायर ऊपर लिख लेता हूं,
और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 400, और ये भी माइनस में था इसलिए माइनस में लिखना, बाकी हाफ एम कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ आ गया। क्लियर है ना? और वी स्क्वायर भी होगा नीचे से, और ऊपर एक और 400 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 400 डिवाइड बाई 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई, है ना? तो बचा कितना, 49 नीचे बचा, और ऊपर बचा 400, है ना? तो नंबर ऑफ प्लैंक कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी 39, तो 400 डिवाइड बाय 39, ठीक है, कितना आ गया, 11 आंसर हो जाएगा भाई, अप्रोक्सीमेटली 11। अगर 10 पॉइंट समथिंग भी आएगा तो प्लैंक तो 11 ही लाने पड़ेंगे ना, 10 पॉइंट समथिंग भी आया तो प्लैंक तो 11 लाने पड़ेंगे, आधा प्लैंक थोड़ी ले आओगे, तो 11 प्लैंक रिक्वायर्ड होंगे इसको रोकने के लिए। बात समझ आई? अच्छे क्वेश्चन ही होते हैं तो हमारे पास। लिख लिया? एक रेन वाला क्वेश्चन नहीं करा मैं तो कराता हूँ, रुक। चल लिख लिया ना? अब ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये होमवर्क है। हाँ भाई, सुन लिया अनाउंसमेंट तुमने? नहीं सुनी तो बहरा है तो है? तो तुम में से कितने लोग नहीं आने वाले हैं उस दिन? जो नहीं आने वाले लोग हैं, बहुत कुछ मिस करने वाले हो तुम लोग। मजेदार होता है क्योंकि ऐसा नहीं है। हाँ, घर पे रह के भी क्या ही कर लोगे, मतलब आओगे तो सही, ऑफिस यहाँ तो आओगे ही, तो 2 घंटे रुक ही जाना है, मतलब मजेदार होता है। एक तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती नहीं, बहुत कम, यही इवेंट होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा पूरे साल है। अब तुम खाने पे मरते हो क्या? हाँ, होगा होगा, सब होगा, वीडियोग्राफी होगी, सब हर जगह पे पोस्ट होगा, है ना? अलग से है, पीने के लिए है ना? ठीक। पानी पानी। अच्छा देख, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं यहां से तुम्हें घर के लिए दे रहा हूं ताकि तुम होमवर्क कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए होंगे, है ना? ठीक है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कराना चाहता हूं, जैसे ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अब बुलक, बुलेट नहीं है, ब्लॉक है। अ ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन ट्रेवल डाउन अ स्मूथ कर्ड ट्रैक, ए बी उसका नाम दे रखा है कर्ड ट्रैक का, ज्वाइंड टू अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द रफ सरफेस has a friction coefficient of 0.20 with the block. If the block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, then it would move a distance s on the rough surface. Calculate the value of s. ये बताना है कि ये इस पर कितना मूव करेगा। यहां पर तुम सोचो कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में तुम, पहली बात तो तुम्हें मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का एक तरीका बता देता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम अभी तक तो तुम्हें डायरेक्टली वैल्यू दे रखी थी, है ना, वर्क डन निकाल लो, लेकिन ये थ्योरम जो है एक्चुअल में लगाई जाती है सिचुएशंस के हिसाब से। जैसे इस सिचुएशन में देख, इस सिचुएशन में किसी भी 2 पॉइंट पे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता है, कोई भी 2 पॉइंट अपने हिसाब से डिसाइड कर ले।
क्या तेरे को ये नहीं पता है कि यहां से यहां तक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट तो पता है, लेकिन यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन कितना होता है वो तो नहीं पता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो तुम ऐसे करो कि यहां से यहां तक पहले एनर्जी, इसकी वेलोसिटी निकालो। क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे वेलोसिटी? वर्क एनर्जी थ्योरम में लगा के। तुम्हें पता है कि सिर्फ वर्क डन जो है वो किस किस का वर्क डन हो रहा होगा। देख एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्या उसका वर्क डन है? एम जी इंटू 1 मीटर, यही होगा। उसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या नॉर्मल लग रहा है? नॉर्मल का वर्क डन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देख हर एक मोमेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर ही है, तो नॉर्मल का वर्क डन जीरो। लिखा है ना, पहले भी इंक्लाइन प्लेन पे पूछा था मैंने कि वर्कडन बता दो, तो उस टाइम पर तुमने एमजी का वर्कडन लिखा था, सिर्फ एन का थोड़ी लिखा था। एन का तो जीरो हो गया, क्योंकि तू देख हर पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से हरदम 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है एन। ठीक है भाई, तो नॉर्मल का वर्कडन हो गया जीरो, सिर्फ वर्कडन बचा एमजी का, उसके अलावा कोई वर्कडन यहां तक तो कोई नहीं है। उसके अलावा यहां पर क्या फ्रिक्शन भी है? अगर देख यहां से यहां तक इसका एनर्जी कंजर्वेशन लगाएगा, तो यहां पर तू एनर्जी से वैल्यू निकाल लेगा वेलोसिटी की। किसकी? वेलोसिटी की। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। क्या टोटल एम जी इंटू वन शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो एम जी एच की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी आ गया, तो या तो ऐसे करो कि यहां से वेलोसिटी आ गया, अब वेलोसिटी तुम्हें पता है, और इस पर लगने वाला एक मोमेंट के बाद ये एस डिस्टेंस के बाद जाकर रुक जाएगा, तो यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट से तुम पीछे की तरफ काइनेटिक एनर्जी करो, क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, एक्सीलरेशन निकालो, तब जाके डिस्प्लेसमेंट निकालो। दूसरा तरीका ये है कि तुम यहां से डायरेक्टली यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, ये लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे लगाओगे? देखो यहां से यहां तक, क्या यहां पर भी लास्ट में जाके पार्टिकल रुक जाना है, और ये डिस्टेंस कितना है? एस है। देख कितना इजीली हो जाएगा। दो, सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब दो फोर्सेस का वर्क डन है, एमजी का वर्क डन है और फ्रिक्शन का वर्क डन है। क्या एमजी वर्क डन करने से काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है? देख पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और एमजी ने जो वर्क डन किया उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और उसके बाद फ्रिक्शन ने काइनेटिक एनर्जी घटा के वापस जीरो कर दी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ए और सी पॉइंट के बीच में लगा रहा हूं, ए और सी पॉइंट के बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी जीरो थी और फाइनली भी जाकर रुक गया, तो जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जब लिखेंगे दोनों जीरो। फॉर ए टू सी के लिए लिख रहा हूं मैं, ए टू बी के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो नहीं होती है ना। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या सिर्फ एमजी का वर्क डन, और क्या एमजी इंटू वन, क्या पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव, क्या एमजी भी नीचे की तरफ और वर्क डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो पॉजिटिव एमजी इंटू वन पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देख क्या फ्रिक्शन फोर्स एफ एस और डिस्प्लेसमेंट एस, और वर्क डन क्या क्या देखोगे वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्या एम जी इंटू वन प्लस, देख एफ एस पीछे की तरफ लग रहा होगा, एफ एफ के सॉरी है ना, एफ के इंटू एस, और इनकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि देख एफ के लग रहा होगा पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो वर्क डन नेगेटिव है कि नहीं। तो इसका वर्क डन पॉजिटिव, इसका वर्क डन नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब एम जी का जो वर्क डन आया है वही बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन के वर्क डन के बराबर, और होना भी चाहिए। एमजी ने ही इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी, और जो फ्रिक्शन है उसने काइनेटिक एनर्जी ले ली वापस। तो जो वर्कडन एमजी ने करा उतना ही वर्कडन किसने किया? फ्रिक्शन ने किया ना बाद में। ठीक, तो एमजी की वैल्यू लिख, कितनी है? 10 न्यूटन है क्या? 10 न्यूटन, तो एमजी की पूरी वैल्यू आ गई 10 न्यूटन है ना। हाँ ठीक है, और एफ के की वैल्यू लिखेंगे तो म्यू इंटू एन, और इंटू एस की वैल्यू मुझे चाहिए, तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.20, तो 10 दैट इज इक्वल टू 0.20 मल्टीप्लाई बाय एन, एन की वैल्यू कितनी भाई? क्या इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा यहां पर तो एमजी के बराबर हो जाएगी कि नहीं एन की वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहां से यहीं तक लग रहा है ना, यहां तो लग ही नहीं रहा फ्रिक्शन, तो यहां पर किसके बराबर? एमजी के बराबर। तो एन की वैल्यू एमजी, एमजी कितना? वही फिर से 10 इंटू एस, तो कितना हो गया? क्या 10 और 10 कट गया? क्या एस की वैल्यू आई 1/0.20, मतलब 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 5 मीटर आ गया। सेकेंड आंसर, ठीक है कि नहीं? बात समझ आई कैसे हुआ ये वर्क एनर्जी थ्योरम, कैसे लगी है इसमें? अगला क्वेश्चन करोगे, इसको लिख लो हाँ।
कितने लेक्चर हो गए हमारे इसके? 3। 3 और लगेंगे अभी, 3 और लगेंगे। 3 हो गए होंगे, थर्ड है ना ये। इससे पहले 2 हो गए होंगे ना? हाँ, एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और एक एनर्जी। ये हो गया आज का। हाँ, 3 और लगेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये 3 और लगेंगे, है ना? लिख लिया ना तुमने ये? हाँ, वो मतलब जिस दिन एनर्जी कंजर्वेशन कराया जाएगा उसी दिन पावर। वैसे तो आज का लेक्चर ज्यादा लंबा खींच दिया हमने, ये क्वेश्चंस घर के लिए दे देने चाहिए थे सारे। हाँ, अभी तो 10 मिनट है। पता नहीं क्यों हो जाता है। बॉटनी क्लास खत्म नहीं होती। अच्छा, हो गया ये क्वेश्चन, लिख लिया ना? A particle moves on a rough horizontal ground with some velocity this, ये भी वही है, इसी तरह क्वेश्चन है होमवर्क। अब ये बता तो, ये देखो क्या स्प्रिंग, ये दिया हुआ है कि स्प्रिंग इस तरीके से अटैच्ड है एक ब्लॉक से, लेकिन ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ज्वाइन नहीं है। बस इसको ऐसे दबाएंगे तो ये ब्लॉक जो है ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, स्प्रिंग से वेल्डेड नहीं है ये। समझ में आ रहा है बात? अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ा सा पुश किया अंदर की तरफ। कितना पुश किया? 5 सेंटीमीटर पुश किया। लिखा हुआ है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ 100 ग्राम, ये 100 ग्राम का है, इज प्रेस्ड अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड टू कंप्रेस स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करेंगे। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट्स लीव द स्प्रिंग, और ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है जब तक कि स्प्रिंग इसको ना छोड़ दे। देन फाइंड द रेंज, ये आर बताना है। क्या दो तरह के कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स हो गए, एक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बात समझ आ रही है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज भी आनी चाहिए तुमको। कोई बात नहीं, तू गाजियाबाद का रहने वाला है? हाँ, बेइज्जती करा रहा है मेरी। नहीं, इसकी भाषा वैसे तो हिंदी बोलता है ना तो अच्छी, ठीक ठाक मतलब। हाँ, यहाँ का तो नहीं है, तो यहीं का है? तो रहता वहां था ऐसा, तो वहीं का हो गया। अब तो क्या है, यहाँ का क्या बचा? 16 साल बाहर वहां रहा है, गाजियाबाद। ट्रेंड हो गया है अब ये, गाजियाबाद में रह के ट्रेंड हो जाते हैं लोग फॉर एवरी सिचुएशन। हाँ, आधे रखा है ना, आर पूछा तुझसे। वहां से आंसर देख लिया ना तूने, तो बोलोगे 1 मीटर लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, लेकिन फिर भी ये समझ में आना चाहिए। क्या कितने लोगों को ये समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? देख, अच्छा देख, इसको जब मैंने कंप्रेस करा, समझ लो, देखो मैं बताता हूं। जब मैंने इसको कंप्रेस किया, ठीक है, और यहां पर, यहां तक ब्लॉक ब्लॉक यहां से यहां कंप्रेस हुआ, ठीक। अब इसको जब इसको छोड़ा गया तो इस मोमेंट पर देख वर्कडन कौन करेगा? क्या स्प्रिंग फोर्स इसको नेचुरल लेंथ पर लाना चाहेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना? स्प्रिंग फोर्स के लिए वर्कडन जो मैं लिखाया था, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखाया था क्या? लिखाया था, लिखाया था क्या? क्या मतलब ऐसे लिखा होगा तुमको, ऐसे लिखा होगा हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, लिखाया था क्या? ये वर्कडन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखाया था, है ना? देख, इस मोमेंट पर इनिशियली ये कंप्रेस्ड है, मान ले एक्स, कितना कंप्रेस्ड है? एक्स, और बाद में यहां पर पहुंचने पर इसका जो फाइनल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये नेचुरल लेंथ थी? नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस करा इसको, कंप्रेशन की वैल्यू क्या? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो एक्स इनिशियल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और एक्स फाइनली जब ये यहां पहुंच जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, नेचुरल लेंथ पर चला गया, नेचुरल लेंथ पर चला गया तो कंप्रेशन जीरो, कंप्रेशन जीरो हो गया ना, तो एक्स फाइनल जीरो हो जाएगा, तो लिखा जाएगा हाफ के एक्स इनिशियल, क्या 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोल भाई क्या ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है? उसके अलावा और किसका वर्क डन है? देख mg नीचे की तरफ, n ऊपर की तरफ, है ना, बैलेंस क्या, वर्क डन जीरो। अबे डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, mg नीचे है और n ऊपर है, तो वर्क डन दोनों का जीरो। तो यहां पर अगर वर्क डन लिखें बाय ऑल द फोर्सेस, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। अच्छा किस किस पॉइंट के बीच में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया? देख ये जब कंप्रेस कर दिया गया था और यहां तक, मतलब ये ए है तो ये बी है, ठीक है, ए टू बी के बीच में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया सिर्फ, ठीक। ए पर स्प्रिंग फोर्स था, उसकी वजह से वर्क डन लिख दिया मैंने, कितना है, हाफ के इंटू 5, ये लिख दिया हाफ के इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू पावर -2 और इसका स्क्वायर। क्लियर है भाई? उसके अलावा वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय एमजी भी जीरो, ये सब तो जीरो। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या इनिशियली ये ब्लॉक जब यहां से छोड़ा गया होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, और फाइनली इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ हो गया होगा, तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, मतलब मान ले वी हो गया इसका वेलोसिटी, माइनस इनिशियली जीरो, जब यहां से छोड़ा था तो वेलोसिटी जीरो था, वहां तक पहुंचते पहुंचते मान ले इसका वेलोसिटी वी हो गया, हो गया कि नहीं? इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया, वी, तो ये लिख दिया मैंने हाफ एम वी स्क्वायर वी फाइनल। तो देख वैल्यू कितनी है, ये जीरो हो जाना चाहिए, हाफ के की वैल्यू कितनी है भाई, क्या 100, तो मतलब 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4। बोल भाई दैट शुड बी इक्वल टू, क्या ये लिखा हुआ है 1/2 एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ ब्लॉक कितना है, क्या 100 ग्राम है, तो 10 टू द पावर -1 किलोग्राम है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी स्क्वायर। बोलो भाई क्या 10 टू द पावर -1 से ये कटेगा, -3 बचेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 50 50 50 इंटू 50 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3 बचेगा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। बात समझ में आती है? कितना हो गया, क्या 25 इंटू 10 टू द पावर -1 हो गया क्या, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सही लिखा है ना यार, है ना, ठीक। तो v की वैल्यू कितनी आई देख यार, एक माइनस एक एक कुछ तो इधर उधर है, 0.5 आ रहा है क्या? ठीक है तो लिख देते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, 0.5 मीटर पर सेकंड, इतनी आई। ठीक है, अगर वेलोसिटी आ गई तुम्हारे पास और ये दे रखा है हाइट इतना है, तो तुम रेंज निकाल सकते हो क्या? सोच, अगर हाइट दे रखा है तो तुम टाइम निकाल सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, क्या √2h/g, 2 इंटू एच की वैल्यू 2 और डिवाइड बाय जी, क्या टी की वैल्यू आई 2/g √g, ऐसा ही कुछ आया। और अगर तुम्हें r लिखना है तो r शुड बी इक्वल टू ux इंटू टी। अच्छा ux की वैल्यू तो यहाँ पर 0.5 आ गई, तो 0.5 इंटू टी की वैल्यू कितनी, क्या 2/√g, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 और √g, .5 नहीं आ रहा ना, हाँ कुछ और आएगा वो, है ना, कितना आ रहा है, यार ये सही है ना, 10 टू पावर -2, अबे यार कहाँ उड़ा दिया मैं, 5 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है, उसकी वैल्यू 100 है, वो 100 ग्राम भी लिखा है मैंने, उसको 10 टू पावर -1 किलोग्राम लिख दिया है, लिख सकते हैं ना, 10 टू पावर -1 किलोग्राम लिख दिया है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, वी भी लिख दिया है, क्लियर है, ये सही है। ये 25/√10 आ रहा है, 5/√10 आ रहा है, हाँ तो 5/√10 लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, हाँ तो फिर तो हो गया खत्म, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू उठा के रख दो, 5/√10 और ये भी √10 तो कितना हो गया, 10/10, 1 आ गया, है ना, लेकिन 1 मीटर आना चाहिए आंसर, हाँ 1 मीटर ही आ रहा है ना, ठीक है। क्या दोबारा बताऊं, और एक बार बताऊं क्या कैसा हुआ है, क्या देख एनर्जी कंजर्वेशन मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए था, देखिए रेंज चाहिए, तो इसको उल्टा सोचो, क्या रेंज के लिए मुझे क्या चाहिए सबसे जरूरी, सोच ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है,
y दे रखा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए ताकि मैं ux इंटू टी कर सकूं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो इससे आ जाएगा √2h/g से, लेकिन u तो चाहिए ना इनिशियल वेलोसिटी। तो इस मोमेंट पर जब ये बॉक्स चला होगा यहां से, तो उसकी वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी, अब तू सोच, और कोई तरीका नहीं है एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है जिससे तू यहाँ की वेलोसिटी निकाल सके। तुम्हें अगर ऐसे लगे ना फोर्स से निकाल पाओगे, तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हर एक डिस्टेंस पर जितना इसको कंप्रेस किया है, हर एक मोमेंट पर फोर्स अलग अलग होगा, कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, क्योंकि फोर्स एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स जैसे ही कंप्रेस किया उस टाइम पर एक्सलेशन कुछ और होगा, थोड़ा सा और निकला एक्स कुछ और होगा, थोड़ा सा और बाहर निकला एक्स कुछ और होगा, थोड़ा सा और बाहर निकला एक्स कुछ और होगा। तो ऐसे ही फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स भी अलग अलग होगा, मतलब एक्सलेशन इज वेरिएबल। अगर वेरिएबल एक्सलेशन है जिसकी वैल्यू भी नहीं निकाल सकते तुम, तो तुम एनर्जी के अलावा काइनेमेटिक्स तो इसमें नहीं लगा सकते, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो देख मैंने इसको कंप्रेस किया, जितना एक्स कंप्रेस किया उस मोमेंट पर, क्या अगर मैं ब्लॉक को छोड़ता तो उस मोमेंट पर तो ब्लॉक रुका हुआ था, जब छोड़ा वो अपने इनिशियल जो भी उसकी नेचुरल लेंथ थी वहां तक आया। वहां पर आने के बाद तुम्हें नहीं लगता इसका नेचुरल लेंथ आने पर इसका जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है वो जीरो हो जाएगा? शुरुआत में वर्क डन होगा कुछ, एक्स जीरो हो गया तो वर्क डन बाय स्प्रिंग भी जीरो। तो चेंज इन, अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या स्प्रिंग फोर्सेस की वजह से यहां से यहां तक में कुछ तो वर्क डन किया गया होगा, क्या पॉजिटिव वर्क डन किया गया होगा, तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ब्लॉक की। काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो थी, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो कुछ तो वर्क डन किया गया होगा, तो वर्क डन लिख लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि और जितने भी फोर्सेस हैं एन और एम जी, उनका वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर आया वो, तो एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू लिखी हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनली काइनेटिक एनर्जी वी हो गई और इनिशियली कितनी थी, जीरो, यहां से चला तब तो जीरो थी, तो यहां से वेलोसिटी आ गई। ये सब कुछ एनर्जी कंजर्वेशन वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं लगाया मैंने। वेलोसिटी आ गई तो उसके बाद तो ये क्या है, ये एक 2D का क्वेश्चन है ना। उसके अलावा तो क्या है, उसके अलावा तुम्हारे को एक हाइट दे रखी है, एक वेलोसिटी दे रखी है ब्लॉक की, बताना है कि रेंज कितनी होगी, उसके बाद तो 2D का क्वेश्चन है कि नहीं पैरा। उसके बाद तो क्या है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या इतनी बात समझ आती है तुमको? क्या तुम्हारा टाइम हो गया? ठीक है, इसके अलावा इसमें होमवर्क दे रखा है, कल से हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और उसी में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा सा तेज पढ़ाया जाएगा, ये है ना, ध्यान रखना इसको। हाँ भाई, क्या 2 दिन की छुट्टी है तुम्हारी अब? लाओ मॉड्यूल दो, मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल। संडे आना पड़ेगा, शाम को आना है। अब ये तो एनएलएम का है, इससे अगला, इससे आगे सेकंड वाला। हाँ, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2, एक मॉड्यूल खत्म कर चुके हैं हम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 33